Assalamu alaikum class. I hope everyone is fine and doing well by the grace of Almighty Allah. I am fine too, Alhamdulillah. Today the topic which we are going to study is the theory of open economy or a macroeconomic theory of open economy, and this is chapter number 19. So let's start topic of this chapter. First we need to understand what is market for loanable funds. As I told you in today's Zoom session, that market for loanable funds is a supposed market that shows how loans from the savers are allocated to the borrowers who have investment projects. Borrowers जिनके पास investment projects हैं, means जो कि investment करना चाहते हैं, वो किस तरह से फंड सेवर से लेते हैं या फंड्स देने वाले जो हैं और फंड्स लेने वाले जो हैं, जिस मार्केट में जाके एक दूसरे के साथ फंड्स का लोनेबल फंड्स का लेन देन करते हैं, उस मार्केट को मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स कहते हैं. ठीक है, जो फंड्स लोन के लिए अवेलेबल हैं, जो पैसा कर्जा देने के लिए अवेलेबल है, उसको लोनेबल फंड्स बोलते हैं. और वो वाली मार्केट जहाँ पे कर्जा लिया और दिया जाता है, उस मार्केट को मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स कहा जाता है. ठीक है बच्चों, इसके साथ हम एक और मार्केट डिस्कस करेंगे. पहले मैं उसकी आपके साथ डेफिनेशन शेयर कर दूँ, फिर हम आगे जो है इसको फर्दर कैरी ऑन करते हैं. ये तो हमने बात की मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स. There is some other market too, which is known as market for foreign exchange or market for foreign currency exchange. And what does that exchange or market mean? Foreign exchange or foreign currency exchange means a market that determines the foreign exchange rates for every currency. वो वाली मार्केट जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो हैं हर करेंसी के वो डिटरमिन किए जाते हैं. फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का मतलब ये होता है कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी कितने फॉरेन करेंसी के रुपीज़ में, पैसों में, फॉरेन करेंसी की जो वो अमाउंट है मनी में, कितने पैसों में वो कन्वर्ट हो सकती है. ठीक है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की थी जापानीज़ येन की और यूएसए के डॉलर्स की. हमने ये देखना है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में ये डिटरमिन करती है ये वाली मार्केट कि एक डॉलर के बदले हमें किसी भी मुल्क में लाइक जापान में कितने उनके करेंसी के नोट्स मिलेंगे, कितने येन हम ख़रीद पाएंगे एक डॉलर को यूज़ करते हुए. तो ये सारे एक्सचेंज रेट्स जो हैं ये डिटर्मिनेशन कौन सी मार्केट में हो रही होती है? मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज. ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स की. अंडरस्टैंड है कि मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स क्या होती है. ठीक है, अब हमने क्या बात की थी, हमने क्या कहा था कि ओपन इकोनॉमी में क्या होता है. हमने ये बात की थी S इज़ इक्वल टू आई प्लस नेट कैपिटल आउटफ्लो. नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या होता है वो पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अच्छा, ये सेविंग क्या है? जब हम लोग जीडीपी में से यानी कि वाई में से माइनस कर देते हैं कंजम्पशन एंड यानी कि सी माइनस कर देते हैं, वाई माइनस सी माइनस गवर्नमेंट परचेजेस. ठीक है, जब जी माइनस कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो अमाउंट बचती है वो सेविंग होती है. और सेविंग इज इक्वल टू आई प्लस एन CO, which means saving is equal to domestic investment. I mean domestic investment जो हम अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और नेट कैपिटल आउटफ्लो जो हम किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको नेट कैपिटल आउटफ्लो कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एसेट्स. जो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एसेट्स, यानी कि वहाँ के हम फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज करते हैं तो उसको नेट कैपिटल आउटफ्लो बोलते हैं. ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो किसी भी कंट्री की सेविंग्स होती हैं वो दो जगह पे यूज़ होती हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में या नेट कैपिटल आउटफ्लो में, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट. यहाँ तक बात क्लियर है? सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फर्दर. हम लोग इस कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे? हमने ये पढ़ना है सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड. जो मार्केट है लोनेबल फंड्स की, इसमें सप्लाई कहाँ से आ रही है और डिमांड कहाँ से आ रही है. मींस सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स एंड डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स कहाँ से आ रही है हमारे पास, वो देखना है हमने. सो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स जो है वो हमारे पास नेशनल सेविंग से आ रही है, और डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स जो है वो हमारे पास कहाँ से आ रही है?
डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो से। यानी कि गौर से देखिएगा, ये वाला पोर्शन हमारा सप्लाई को शो कर रहा है कि हमारे पास सेविंग थी, ठीक है, हमारे पास पैसा था, तो हमारे पास यानी कि पैसे की सप्लाई थी, और उसको हमने कहाँ इन्वेस्ट किया, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में और नेट कैपिटल आउटफ्लो में। तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सारा इन्वेस्ट करने के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट चाहे डोमेस्टिक लेवल की हो चाहे फॉरेन लेवल की, अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सेविंग से आ रहा है, यानी कि ये पैसे की सप्लाई है। और ये डिमांड क्यों है, लोनेबल फंड्स की डिमांड दो मकासद के लिए है। हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम यहाँ बाहर से कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये चीज़ जो है वो डिमांड क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल, मैं कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहती हूँ, मीन कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, या चाइना की कंपनी है जोंग कंपनी में, उसके अंदर अपने शेयर्स जो हैं वो परचेज़ करना चाहती हूँ, या उसमें अपना हिस्सा डालना चाहती हूँ, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं डिमांड करूँगी लोनेबल फंड्स की। किसके लिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक बात हुई मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स की, उसकी सप्लाई की और उसकी डिमांड की। अब हम कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स में यूज़ होते हैं, उनको देखेंगे। अब गौर से ये वाली इक्वेशन पहले याद कीजिएगा जो यहाँ पे हमने इक्वेशन की, S इज इक्वल टू आई प्लस एन सी ओ, ठीक है। अब इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। जब नेट कैपिटल आउटफ्लो की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स में इसका क्या मतलब है। 0 से ग्रेटर होगी जब नेट कैपिटल आउटफ्लो की वैल्यू, तो इसका मतलब है नेट कैपिटल आउटफ्लो है, ठीक है यानी कि, क्योंकि 0 से, अगर 0 होगा फिर तो इसका मतलब नेट कैपिटल आउटफ्लो नहीं है। सो हेयर व्हाट इट इज डिनोटिंग दैट नेट कैपिटल आउटफ्लो एग्जिस्ट एंड नेट परचेज ऑफ कैपिटल ओवरसीज। मीन्स कि नेट कैपिटल आउटफ्लो हुआ है, और किस वजह से हुआ है, क्योंकि हमने कैपिटल ओवरसीज में जो है वो ख़रीदा है, यानी कि फॉरेनर एसेट्स जो हैं, फॉरेन एसेट्स जो हैं वो हमने ख़रीदे हैं, बाहर की कंपनियों के फाइनेंशियल एसेट्स हमने परचेज़ किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो हुआ है। नेट कैपिटल आउटफ्लो का मतलब ये होता है हमारा पैसा बाहर जाना। हमारा पैसा बाहर गया है, किस वजह से, क्योंकि हमने बाहर के लोगों का कैपिटल जो है ओवरसीज़ का वो ख़रीदा है, यानी कि कैपिटल एसेट्स ख़रीदे हैं। तो नेट कैपिटल आउटफ्लो ग्रेटर होने का, 0 से ग्रेटर होने का मतलब क्या है कि ये ऐड कर रहा है टू द डिमांड फॉर डोमेस्टिकली जनरेटेड लोनेबल फंड। क्यों हम लोग नेट कैपिटल आउटफ्लो कर रहे हैं, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन में। सो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी बाहर के कंट्री में हम लोग क्या करेंगे, लोनेबल फंड्स की डिमांड करेंगे। अभी हमने यही पढ़ा कि लोनेबल फंड्स की डिमांड कहाँ से आती है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से या नेट कैपिटल आउटफ्लो से, ठीक है। और सप्लाई कहाँ से आती है, हमने बात की कि नेशनल सेविंग से सप्लाई आती है लोनेबल जो फंड्स मार्केट है उसकी, और जो डिमांड है वो आती है हमारे पास इन्वेस्टमेंट से, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो। अब ये तो हमने बात की जब नेट कैपिटल आउटफ्लो ग्रेटर देन 0 होगा। अब हमने बात करनी है जब नेट कैपिटल आउटफ्लो लेस देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल हुआ है, यानी कि हमारा पैसा बाहर नहीं गया, लेकिन बाहर का पैसा इधर आया है, ठीक है। और जो बाहर का पैसा यहाँ पे आया है वो कैसे आया है, कैपिटल रिसोर्सेज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। मीन बाहर के लोग जो हैं, फॉरेनर जो हैं, वो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, और बाहर का पैसा जब यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब है जो बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इससे हमारी डिमांड जो है लोनेबल फंड की वो कम हो रही है, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। नेट इनफ्लो ज़्यादा है, नेट आउटफ्लो कम है। आउटफ्लो जब ज़्यादा होगा, NCO जब O से ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब ये है कि डिमांड है लोनेबल फंड्स की, ठीक है, जब नेट कैपिटल आउटफ्लो होगा। और नेट कैपिटल आउटफ्लो कब होगा, जब वो 0 से ग्रेटर होगा। और जब नेट कैपिटल आउटफ्लो लेस देन 0 है, वो 0 से कम है, यानी कि नेट कैपिटल आउटफ्लो हो ही नहीं रहा, तो इसका क्या मतलब है कि बाहर का पैसा आ रहा है, यानी कि नेट कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको कि नेट कैपिटल आउटफ्लो जब होगा 0 से ग्रेटर, तो उससे क्या होगी, डिमांड होगी किसकी, लोनेबल फंड्स की, मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स में, ठीक है। और जब नेट इनफ्लो होगा, नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल होगा, तो इससे क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी जो लोनेबल फंड्स की थी। यहाँ तक तो बात हुई डिमांड की, ठीक है। अब हम लोग इसकी सप्लाई के बारे में बात करेंगे। उससे पहले लोनेबल फंड्स का यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इंटरप्रेटेड एज मीन अंडरस्टूड एज डोमेस्टिकली जनरेटेड फ्लो ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर कैपिटल एकोमुलेशन। यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है कि लोनेबल फंड्स जो होते हैं वो डोमेस्टिकली जनरेटेड फ्लो ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, मीन्स हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करके कैपिटल एकोमुलेशन मीन कैपिटल गैदर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे तो ये इसकी फंड्स के बारे में। अब हमने बात ये करनी है, जो हमने बात की परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स की, ठीक है। जब परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स होता है मीन एड्स टू द डिमांड फॉर द लोनेबल फंड्स, ठीक है। सो परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स जब भी होगा, चाहे वो डोमेस्टिक हो मीन एट होम हो या अब्रॉड हो, बाहर हो, उसका मतलब क्या है, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स है, ठीक है। सो एसेट्स कौन से, कैपिटल एसेट्स जो लोकेटेड है होम यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड लोकेटेड अब्रॉड मीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स आपने परचेज किए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक और बात अंडरस्टैंड करनी है कि मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स की जब भी बात होगी सप्लाई एंड डिमांड की बात होगी, ठीक है। सप्लाई कहाँ से आती है, डिमांड कहाँ से आती है, ये क्लियर हो गया। अब जब जहाँ पे सप्लाई और डिमांड ये वाली इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ से जो अमाउंट निकलती है, जो कि हम प्राइस इक्विलिब्रियम कहते थे, इक्विलिब्रियम प्राइस, उसको हम क्या कहेंगे, वो इंटरेस्ट रेट होगा, जो कि कहाँ से डिटरमिन होगा, जो सप्लाई एंड डिमांड है लोनेबल फंड्स की, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में क्रॉस करेंगे, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो हमारे पास रेट आ रहा होगा, लेफ्ट साइड पे जो प्राइस आ रही होगी, वो क्या होगी, वो इंटरेस्ट रेट होगा, जो कि सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स जो है वो डिटरमिन करेंगे, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जितना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट होगा, हाई इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उतने ज़्यादा सेवर्स जो हैं वो सेविंग करेंगे, सेविंग्स इनकरेज होंगी। कैसे, सिंपल सी बात है कि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो लोग ज़्यादा सेव करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर उनको बचत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा इंटरेस्ट दे कैन गेन, ठीक है। तो वो सेव करेंगे, अपना पैसा बैंक में जमा करेंगे, सेविंग्स करेंगे, अपना पैसा जमा करवाएंगे यूटिलाइज़ करने की बजाय, क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है, पड़े पड़े पैसे से उनको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो इसमें नुकसान है, इससे हमारी जो डिस्करेजमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट की होती है। बोरोवर्स के लिए फंड्स जो हैं वो बहुत कॉस्टली हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। पैसा देने वालों को तो फ़ायदा है, लेकिन पैसा लेने वालों को नुकसान है। सेम यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द सेम एग्जांपल ऑफ अ कार लोन, ठीक है। अगर आपने कोई कार परचेज़ करनी है, तो अगर कार परचेज़ करने पे जो आपको लोन मिल रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप वो कार परचेज़ नहीं करोगे, यू लेट इट गो, ठीक है। आप उसको जाने दोगे, आप कहोगे ये तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है, उस पर तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा तो आप गाड़ी में पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, आप गाड़ी परचेज़ कर लोगे, ठीक है। सो सेम इज़ द केस विद द इंटरेस्ट रेट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करनी है चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी है। सो क्या है, हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो उससे क्या होगा, इनकरेज करेगा पीपल को सेव करने पे, इनकरेजेस पीपल टू सेव एंड इंक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड सप्लाई, फंड्स की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर रहे होंगे, उनकी इंकरेजमेंट हो रही है पैसा सेव करने पे। और डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया, बोरोइंग मोर कॉस्टली, पैसा बोरो करना बहुत कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड दिस विल डिक्रीजेज द क्वान्टिटी ऑफ लोनेबल फंड्स डिमांडेड। तो इससे क्या होगा, जब बोरोइंग महंगी होगी तो लोग जो है बोरो करना कम कर देंगे, यानी कि लोनेबल फंड्स की डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसको अगर हम दूसरे वर्ड में समझें, आपने इस तरह से समझना है कि वी आर लिविंग इन यूएसए की इकॉनमी में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। एग्जाम्पल को समझने के लिए, जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोट की है, cause we are studying international book and international authors, so we need to study international examples step by step by the domestic examples, ठीक है। अपनी एग्जाम्पल्स के साथ साथ हमें दूसरी फॉरेन एग्जाम्पल्स को भी कोट करना पड़ेगा, ताकि हम ब्रॉड स्टडी कर रहे हैं तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे बात करें। क्यों, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बात करें, और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने क्या कहा था कि ब्रॉड लेवल की स्टडी है, ठीक है। सो इसलिए हमें ब्रॉड लेवल की एग्जाम्पल्स को ही कंसिडर करना होगा जी। हायर इंटरेस्ट रेट या हायर रियल इंटरेस्ट रेट जो है, हमने बात की कि वो डिस्करेज करता है इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। सो डिस्करेज करता है इन्वेस्टमेंट को, और इन्वेस्टमेंट हमने कहा दो तरह की होती है, एक तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होगी और दूसरी नेट कैपिटल आउटफ्लो, यानी कि आपका पैसा बाहर जाएगा। अगर जो है हमने बात की कि इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो इससे क्या होगा, नेट कैपिटल आउटफ्लो हमारा कम हो जाएगा।
हम लोग लोनेबल फंड्स की डिमांड करना कम कर देंगे क्योंकि हमें पैसा महंगा मिल रहा है। जब हम पैसा महंगा हमें मिल रहा है तो हम पैसा लेंगे ही नहीं। तो जब हम पैसा ले ही नहीं रहे तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? इट मीन्स कि नेट कैपिटल आउटफ्लो वाला पोर्शन डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड डिक्रीज हो रही है। डिमांड के डिक्रीज होने से नेट कैपिटल आउटफ्लो डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, वी आर अमेरिकन एंड वी डिस्करेज फ्रॉम बाइंग फॉरेन एसेट्स। ठीक है, हम फॉरेन एसेट्स परचेज नहीं करेंगे। डिस्करेजेस, जब हायर रियल इंटरेस्ट रेट होगा तो दिस विल डिस्करेजेस अमेरिकन फ्रॉम बाइंग फॉरेन एसेट्स। फॉरेन एसेट्स को बाय करने पे डिस्करेजमेंट की जाएगी जब हायर रियल इंटरेस्ट रेट होगा। वो क्यों होगा मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि नेट कैपिटल आउटफ्लो नहीं होता, वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें महंगा मिल रहा होता है फंड जो है, पैसा जो है, लोनेबल फंड्स। ठीक है, तो महंगे मिल रहे हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम नहीं ले रहे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब है हम बाहर से कुछ खरीद भी नहीं रहे। वी आर नॉट बाइंग फॉरेन एसेट्स। ठीक है, जब हम बाय नहीं कर रहे तो नेट कैपिटल आउटफ्लो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। नेट कैपिटल आउटफ्लो का क्या मैंने बताया आपको, कुछ पैसा हमारा बाहर जा रहा है। सो इट विल इनकरेजेस फॉरनर टू बाय यूएस एसेट्स। फॉरनर जो हैं वो यूएसए की एसेट्स, हमारे एसेट्स, डोमेस्टिक एसेट्स को परचेज करेंगे क्योंकि उनके ऊपर उनको इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहा है। तो उनको फ़ायदा है वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करें क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो रिड्यूसेस नेट कैपिटल आउटफ्लो। जब फॉरनर्स हमारी चीज़ें खरीद रहे हैं, हम उनकी चीज़ें नहीं खरीद रहे, तो वो हमारी खरीद रहे हैं, इट्स मीन के पैसा आ रहा है, पैसा जा नहीं रहा। नो नेट कैपिटल आउटफ्लो और रिड्यूसेस द नेट कैपिटल आउटफ्लो। सो सप्लाई जो कर्व था हमने उसकी बात की थी कि वो हमेशा क्या होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है, उसका स्लोप अपवर्ड होता है। तो इसी तरह सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स जो क्या है उसका स्लोप भी अपवर्ड है। ठीक है, और डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स या डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स क्या है, उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है क्योंकि डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड होता है। ये बात हमने डिस्कस की हुई है, हमें इसका अच्छे से आइडिया भी है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि सप्लाई का जो रिलेशनशिप है प्राइस के साथ वो डायरेक्ट होता है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और डिमांड का जो है रिलेशनशिप विद प्राइस इनवर्स होता है, इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ये डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, इन शॉर्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमने बात करनी है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होता है? हमने बात की जहाँ पे सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड आ जाती है, सप्लाई और डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इस केस में मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स में इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? जहाँ पे सप्लाई, यानी कि सप्लाई कहाँ से आ रही थी? नेशनल सेविंग से। नेशनल सेविंग्स जहाँ पे कट करेंगी इन्वेस्टमेंट और नेट कैपिटल आउटफ्लो को, यानी कि डिमांड कर्व को, जो कि डिनोट कर रहा है इन्वेस्टमेंट प्लस नेट कैपिटल आउटफ्लो। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कहाँ पे हमें मिलेगा? जहाँ पे S इज इक्वल टू I प्लस NCO। ठीक है, अमाउंट दैट पीपल वांट टू सेव, ये हो गई S, एंड एग्जैक्टली बैलेंसेस द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ पे S इज इक्वल टू I प्लस NCO होगा, वहाँ पे होगी एग्जैक्टली अमाउंट, वो वाली जो लोग सेव करना चाह रहे हैं वो सेविंग एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कौन सी? डोमेस्टिक और फॉरेन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स की सप्लाई कौन सी है, डिमांड कौन सी है, और सप्लाई एंड डिमांड जब आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो वहाँ से हमारे पास इंटरेस्ट रेट आता है। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिएगा, मैं इसको दोबारा से रिपीट करूंगी। ठीक है, पहले सबसे पहले सप्लाई कर्व ड्रॉ होगा, फिर हमारे पास डिमांड कर्व ड्रॉ होगा। ये फास्ट फॉरवर्ड में हो गया है जिसकी वजह से मैं अब इसको स्लो डाउन नहीं कर सकती, इसलिए इसको दोबारा प्ले करती हूँ। देखिएगा, ये सप्लाई कर्व, देन ये डाउनवर्ड डिमांड कर्व, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट जो इंटरेस्ट रेट शो कर रहा है, ये सप्लाई कर्व। ठीक है, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स जो कि नेशनल सेविंग से आ रही हैं, ये डिमांड कर्व है, ये वाला डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, डिमांड फॉर लोनेबल फंड फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो, और ये पॉइंट हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट शो कर रहा है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमारे पास इस एक्सिस पे, लेफ्ट साइड वाले एक्सिस पे हमारे पास क्या आ रहा है? इक्विलिब्रियम कौन सा? रियल इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, अब जो रियल इंटरेस्ट रेट ओपन इकोनॉमी में होता है वो डिटरमिन कहाँ से होता है? सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लोनेबल फंड से। ठीक है, और नेशनल सेविंग जो है वो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, ये हमने पहले बात कर ली है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। ठीक है, सो एट इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट द अमाउंट दैट पीपल वांट टू सेव एग्जैक्टली बैलेंसेस द अमाउंट दैट पीपल वांट टू बोरो फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग डोमेस्टिक कैपिटल एंड फॉरेन एसेट्स। ठीक है, डोमेस्टिक कैपिटल या फॉरेन कैपिटल या फॉरेन एसेट्स को परचेज करने के लिए लोग जो हैं ये लोनेबल फंड्स की डिमांड करते हैं। ठीक हो गया, अंडरस्टैंड है यहाँ तक बच्चों? अब हम लोग बात करेंगे मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज।
पहले हमने बात की मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स की, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। और मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज क्या होती है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो कि डिटरमिन करती है करेंसी एक्सचेंज रेट को डिफरेंट कंट्रीज़ के। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में क्या कॉन्सेप्ट है जो कि हमने अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे सप्लाई कहाँ से आती है और डिमांड कहाँ से आती है। वहाँ पे तो हमने बात की मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स में कि सप्लाई आती है हमारे पास नेशनल सेविंग से। ठीक है, सप्लाई कहाँ से आ रही है हमारे पास नेशनल सेविंग से, और जो हमारे पास डिमांड आ रही है वो हमारे पास आ रही है इन्वेस्टमेंट और नेट कैपिटल आउटफ्लो से। अब हमने मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स की बात कर ली, अब हमने बात करनी है मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में क्या होता है, नेट कैपिटल आउटफ्लो इक्वल हो जाता है नेट एक्सपोर्ट्स के। इसमें हमने क्या आइडेंटिटी कंसीडर करनी है, किसको चीज़ को सेम करना है और किसको नहीं करना। नेट कैपिटल आउटफ्लो को हमने नेट एक्सपोर्ट्स के बराबर कंसीडर करना है मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में। नेट कैपिटल आउटफ्लो इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, नेट कैपिटल आउटफ्लो जितना पैसा हमारा बाहर जाएगा उतनी ही हमारी नेट एक्सपोर्ट्स होंगी, या जितनी हमारी नेट एक्सपोर्ट्स होंगी उतना ही पैसा हमारा बाहर जाएगा। कैसे होता है बराबर, इसको समझने की ज़रूरत है। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। सबसे पहले हम लोग अपने मुल्क में चीज़ें बनाएंगे, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे यानी कि प्रोडक्शन होगी, फिर बाहर के लोग वो चीज़ें ख़रीदेंगे यानी कि एक्सपोर्ट्स होगी। ये वाला जो साइड है ये क्या हो गया, ये नेट एक्सपोर्ट हो गई। अब नेट एक्सपोर्ट हुई, बाहर के लोगों ने, फॉरेनर ने हमारी चीज़ें ख़रीदी और फॉरेनर्स का पैसा हमारे पास आ गया। अब फॉरेनर का पैसा जो हमारे पास फॉरेन करेंसी आई है, फॉरेन करेंसी को हम लोग यूज़ करेंगे फॉरेन एसेट्स परचेज करने के लिए यानी कि नेट कैपिटल आउटफ्लो। सो इस तरह से नेट एक्सपोर्ट्स और नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है वो आपस में इक्वल हो जाता है। कैसे, अब इसको स्क्रीन पे देखिएगा। ट्रेड सरप्लस कब होता है, जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी और इम्पोर्ट्स कम होंगी, यानी कि उसी तरह से हमने कंसीडर करना है नेट एक्सपोर्ट्स की जो फिगर है वो ग्रेटर देन जीरो है, विच मीन्स दैट एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट। ठीक है, सो नेट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड, हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अब्रॉड बाहर के मुल्क में सेल हो रही हैं यानी कि एक्सपोर्ट हो रही हैं। सो अमेरिकन जो हैं या डोमेस्टिक पीपल जो हैं वो यूज़ करेंगे उस फॉरेन करेंसी को जो कि इस सेल से हमारे हिस्से में आई, वो फॉरेन करेंसी टू बाय फॉरेन एसेट्स। फॉरेन एसेट्स को परचेज करने के लिए वो वाला पैसा यूज़ किया जाएगा जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से हमारे पास आया। सो कैपिटल इज़ फ्लोइंग अब्रॉड, कैपिटल इज़ गोइंग आउट, so outflow of capital happen, which means net capital outflow is greater than zero and net exports is also greater than zero. So we can say that net capital outflow is equal to net exports. मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जो है वो इसी के ऊपर बेस कर रही होती है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है नेट एक्सपोर्ट्स वो इक्वल हैं नेट कैपिटल आउटफ्लो के। और वो कैसे इक्वल होती हैं वो अभी मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया, समझाया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ तक तो बात हो गई ट्रेड सरप्लस की। अगर ट्रेड डेफिसिट होता है विच मीन्स दैट नेट एक्सपोर्ट्स इज लेस देन जीरो, ये वाला केस जब उल्ट होगा, नेट एक्सपोर्ट्स इज लेस देन जीरो, तो तब क्या होगा। इफ ट्रेड डेफिसिट होता है जब नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नेगेटिव में आती हैं, लेस देन जीरो होती हैं, विच मीन्स कि इम्पोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स एंड सम ऑफ दिस स्पेंडिंग, जो हम लोग चीज़ें स्पेंड कर रहे हैं, फाइनेंस्ड बाय सेलिंग अमेरिकन एसेट्स अब्रॉड। इसका क्या मतलब है, हमने बात की कि इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा है यानी कि हम बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं। बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ख़र्चा कर रहे हैं, मींस स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो ये जो स्पेंडिंग है, सम ऑफ दिस स्पेंडिंग, ये जो स्पेंडिंग है इसके लिए हम लोग पैसा कहाँ से ले रहे हैं, ये फाइनेंस्ड हो रही हैं यानी कि इसका पैसा कहाँ से आ रहा है, हम लोग सेल कर रहे हैं अमेरिकन एसेट्स अब्रॉड, यानी कि हमारे अपने डोमेस्टिक एसेट्स जो हैं उनको अब्रॉड में सेल करके। ठीक है, यानी कि यहाँ पे नेट कैपिटल इनफ्लो हो रहा है। हम लोग, बाहर के लोग जो हैं वो हमारे एसेट्स ख़रीद रहे हैं। अमेरिकन एसेट्स मीन हमारे एसेट, डोमेस्टिक एसेट्स। सो इससे क्या होगा, फॉरेन कैपिटल इज़ फ्लोइंग इनटू यूएसए, मीन फॉरेन जो कैपिटल है, फॉरेन का जो पैसा है वो हमारे कंट्री में फ्लो कर रहा है, मीन इनफ्लो हो रहा है। और अदर वर्ड्स में नेट कैपिटल आउटफ्लो इज़ लेस देन ज़ीरो। जब नेट एक्सपोर्ट्स लेस देन ज़ीरो हैं तो नेट कैपिटल आउटफ्लो भी लेस देन ज़ीरो होगा, जिसका मतलब ये है कि नेट इनफ्लो हो रहा है, नेट कैपिटल इनफ्लो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो ये बात हुई। अब हमने बात करनी है कि मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की सप्लाई कहाँ से आती है और डिमांड।
वहाँ पे नेट कैपिटल आउटफ्लो जो था वो हमारे पास डिनोट कर रहा था डिमांड को, कहाँ पे, मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या शो कर रहा है, सप्लाई, कौन, नेट कैपिटल आउटफ्लो। नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या शो कर रहा है, सप्लाई, और जो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स होंगी वो हमें क्या डिनोट करेंगी, डिमांड, वो क्या डिनोट करेंगी हमारे पास, डिमांड। इसको देख लेते हैं, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, नेट कैपिटल आउटफ्लो। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कहाँ से आती है, नेट कैपिटल आउटफ्लो से, ठीक है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में, मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में सप्लाई क्या चीज़ शो कर रही होती है, नेट कैपिटल आउटफ्लो, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स सप्लाई टू बाय फॉरेन एसेट्स, जो क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स हमें सप्लाई की जाती है टू बाय फॉरेन एसेट्स, उसको कहते हैं सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज और नेट कैपिटल आउट। एक चीज़ हमने यहाँ पे ये समझनी है कि मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स में हमने बात की थी रियल इंटरेस्ट रेट की, और मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में हम लोग बात करेंगे एक्सचेंज रेट की, रियल एक्सचेंज रेट की, ठीक है। सो अब यहाँ पे बात हम कर रहे थे सप्लाई की, सप्लाई आती है नेट कैपिटल आउटफ्लो से, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमने देखना है सप्लाई कर्व यहाँ पे कैसा होता है। सप्लाई कर्व जो है वो यहाँ पे वर्टिकल होगा, सप्लाई कर्व जो है वो क्या होगा, वर्टिकल, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाइड फॉर द नेट कैपिटल आउटफ्लो, जो क्वांटिटी है डॉलर की वो सप्लाई की गई है नेट कैपिटल आउटफ्लो के लिए, ठीक है। और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रियल एक्सचेंज रेट, ये रियल एक्सचेंज रेट पे डिपेंड नहीं कर रही होती, क्योंकि हमें क्वांटिटी ऑफ डॉलर प्रोवाइड की गई है, डॉलर मीन पैसा, ठीक है। और हम लोग रियल एक्सचेंज रेट में बात क्या करते हैं, रियल एक्सचेंज रेट जो हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 18 में पढ़ा था कि रियल एक्सचेंज रेट वो होता है जिसमें करेंसी की लेन देन की बात नहीं की जाती, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे मुल्क के गुड्स एंड सर्विसेज के साथ एक्सचेंज किए जाते हैं। सो डू यू थिंक कि उसके ऊपर ये डॉलर सप्लाई जो है ये इसको इफेक्ट करेगी, नेट कैपिटल आउटफ्लो नहीं करेगी, क्योंकि रियल एक्सचेंज रेट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने को कहते हैं। सो क्या होगा, जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है वो डिपेंड नहीं कर रहा होगा रियल एक्सचेंज रेट पे। सो इसकी वजह से जो सप्लाई है वो कर्व वर्टिकल होगा, यानी कि उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से, इंटरेस्ट रेट के कम होने से। जो सप्लाई है वो सेम ही रहेगी, नेट कैपिटल आउटफ्लो हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है बच्चों। इसको मज़ीद मैं ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करके आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी, अभी यहाँ तक इतना समझिएगा। अब यहाँ पे बात होगी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की। अब हमने बात करनी है डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिमांड आती है हमारी नेट एक्सपोर्ट्स से, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स हमें प्रोवाइड करती है, डिमांड मीन क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स डिमांडेड टू बाय यूएस नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो यूएस के गुड्स एंड सर्विसेज आपने बाय करने हैं उसके लिए क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स डिमांड की जाती है, क्योंकि हम लोगों ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि जब हमारे मुल्क से आपने कोई चीज़ पे करनी है तो आपने हमारे मुल्क की करेंसी में हमें पे करना है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से अगर किसी ने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो उसने पाकिस्तानी रुपीज़ में उसकी पेमेंट करनी है, ना कि हमें डॉलर में पेमेंट करे, ठीक है। ये हर एक मार्केट की, हर एक जो है इंस्टीट्यूशन की, हर एक जो भी कोई इदारा होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई कंपनी कॉरपोरेशन होती है, उसकी अपनी मर्जी होती है कि वो पेमेंट डॉलर्स में लेगा या फॉरेन करेंसी में लेगा या डोमेस्टिक करेंसी में लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डिमांड ये है डॉलर्स की, इस वजह से क्योंकि आपने यूएस की जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज की उसको बाय करना है, ठीक है। या आसान अल्फाज में आप ये कहें कि यूएस के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए जो डॉलर डिमांड किए जाते हैं उसकी वजह से डिमांड क्रिएट होती है, ठीक है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में। मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में डॉलर की जो करेंसी है उसको जो है वो डिमांड किया जाता है कि हमें डॉलर्स दे दें। किसकी वजह से, क्योंकि वो नेट एक्सपोर्ट्स करना चाह रहे होते हैं, गुड्स को ख़रीदना चाह रहे होते हैं बाकी लोग। और अब हमें ये पता है कि डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सप्लाई कर्व नेट कैपिटल आउटफ्लो का हमने बात किया कि वो इस सिनेरियो में, इस मार्केट में वर्टिकल होगा, और डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होगा, और वहाँ से डिमांड हमारे पास जो है वो आ रही है नेट एक्सपोर्ट्स के थ्रू, और वो हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हायर रियल एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट हाई होता है तो उसका क्या होगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा, हायर रियल एक्सचेंज रेट होने से जो हमारे पास वो है
लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको जहन में आपने रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम डिमांड की बात कर रहे हैं, डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिमांड का क्या होता है, प्राइस जब इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे प्राइस क्या चीज़ डिनोट कर रही है, रियल एक्सचेंज रेट को। तो रियल एक्सचेंज रेट जब हाई होगा तो क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स डिमांडेड मस्ट बी डिक्रीज। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अ हायर रियल एक्सचेंज रेट मेक्स यूएस गुड्स मोर एक्सपेंसिव। गुड्स मोर एक्सपेंसिव हो जाते हैं क्योंकि उसकी प्राइस हाई है। रियल एक्सचेंज रेट भी एक तरह की प्राइस है, ठीक है, जो कि आपने करेंसी को एक्सचेंज करने की पे करनी है, ठीक हो गया। तो ये इससे क्या होगा, हमारे गुड्स मोर एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स डिमांडेड टू बाय दोज गुड्स विल बी डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे डिमांड एंड सप्लाई की, जो कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में है, मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में। अब हमने बात करनी है इक्विलिब्रियम की। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की इंटरसेक्शन होती है, और सप्लाई हमारे पास वर्टिकल है और डिमांड जो कर्व है हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जो इक्विलिब्रियम होगा रियल एक्सचेंज रेट का, ठीक है, वो कहाँ से आएगा। इक्विलिब्रियम रियल एक्सचेंज रेट, जो इक्विलिब्रियम रियल एक्सचेंज रेट है वो कहाँ से आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से आएगा। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो डिमांड फॉर डॉलर्स होगी, ठीक है, जो डॉलर्स की डिमांड है, फॉरेनर जो डिमांड कर रहे हैं, डिमांड फॉर डॉलर्स बाय फॉरेनर्स कैसे अराइज होती है, ये फ्रॉम यूएसए, अराइजिंग फ्रॉम यूएसए नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो नेट एक्सपोर्ट्स हो रही हैं हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की, वहाँ से डिमांड फॉर डॉलर जनरेट हो रही है, अराइज हो रही है, ठीक हो गया। और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये डिमांड फॉर डॉलर जो है वो एग्जैक्टली बैलेंस कर जाती है सप्लाई ऑफ डॉलर्स के साथ, ठीक है। सप्लाई ऑफ डॉलर्स क्या है, जो अमेरिकन सप्लाई कर रहे हैं, फ्रॉम अमेरिकन मीन्स डोमेस्टिक लोग हैं। अमेरिकन अभी क्या है, डोमेस्टिक लोग हैं, ठीक है, हम लोग हैं। फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन अमेरिका, ये आपने हमेशा जहन में रखना है जब हम डॉलर्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सो डिमांड फॉर डॉलर एग्जैक्टली बैलेंसेस द सप्लाई ऑफ डॉलर्स, जो कि आ रही होती है अमेरिकन से, ठीक है, जो वो सप्लाई प्रोवाइड कर रहे होते हैं वहाँ से। सो अराइजिंग फ्रॉम यूएसए नेट कैपिटल आउटफ्लो, जो कि बेसिकली नेट कैपिटल आउटफ्लो से आ रही थी, ठीक है, जो इस केस में नेट कैपिटल इनफ्लो है। बेसिकली नेट कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, क्यों, क्योंकि नेट कैपिटल आउटफ्लो की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव किस तरह से, ओ से, जीरो से लेस है। नेट कैपिटल आउटफ्लो इज लेस देन जीरो, और नेट कैपिटल आउटफ्लो जब लेस देन जीरो है, इट्स मीन कि नेट एक्सपोर्ट्स भी लेस देन जीरो है। सो यहाँ से हमारे पास आ रही है सप्लाई नेट कैपिटल आउटफ्लो से, और डिमांड हमारे पास आ रही है नेट एक्सपोर्ट से। ये बात हमने क्लियर की, ठीक है। जहाँ पे ये एग्जैक्टली बैलेंस करेंगी, मीन्स एक दूसरे को कट करेंगी, वहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये फास्ट फॉरवर्ड में है, मैं इसको रिपीट करती हूँ, फिर से देखिएगा। सबसे पहले सप्लाई कर्व ड्रॉ होगा, ठीक है, ये, एंड देन डिमांड कर्व, और ये सप्लाई कर्व है वर्टिकल। सप्लाई ऑफ डॉलर्स कम फ्रॉम नेट कैपिटल आउटफ्लो एंड डिमांड ऑफ द डॉलर कम फ्रॉम नेट एक्सपोर्ट्स, ये नेट एक्सपोर्ट्स को शो कर रहा है। अब ये पॉइंट जो है, जहाँ पे मैंने अभी रेड कर्सर को रखा हुआ है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, इक्विलिब्रियम रियल एक्सचेंज रेट। सो ऐसे निकलता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और जो मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स है वहाँ से हमारे पास निकलता है इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट या रियल इंटरेस्ट रेट। सो the real exchange rate is determined by the supply and the demand for the foreign currency exchange. The supply of the dollars to exchanged into foreign currency comes from the net capital outflow. वो net capital outflow से आती है supply, because net capital outflow doesn't depend upon the real exchange rate. net capital outflow जो है वो real exchange rate पे depend नहीं करता, and that's why the supply curve is vertical, ठीक है बच्चों। demand for dollars comes from the net exports because a lower real exchange rate stimulates net exports, stimulates करता है मीन बढ़ा देता है net exports को जब lower exchange rate होगा, ठीक है। So thus increases the quantity of the dollars demanded to pay for the for these net exports. The demand curve is downward sloping at the equilibrium real exchange rate. The number of dollars people supply to buy foreign assets exactly balances the number of the dollar people demand to buy net exports. अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ये भी समझनी है कि नेट कैपिटल आउटफ्लो पे, जैसे कि हमने बात की कि एक्सचेंज रेट जो होता है वो इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन हमने ये बात समझनी है कि नेट कैपिटल आउटफ्लो, जब हम लोग मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स की बात करते हैं तो नेट कैपिटल आउटफ्लो को इफ़ेक्ट कर रहा होता है इंटरेस्ट रेट।
डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट जो है, रियल इंटरेस्ट रेट जो है, उसके कम या ज़्यादा होने से नेट कैपिटल आउटफ्लो को फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट के ज़्यादा होने से फॉरेनर जो हैं वो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसेट्स हमारे कैपिटल परचेज़ करेंगे, हमारे कैपिटल एसेट्स को परचेज़ करेंगे। जब वो हमारे कैपिटल एसेट्स को परचेज़ करेंगे, इट्स मीन कि नेट कैपिटल आउटफ्लो डिक्रीज़ होगा और नेट कैपिटल इनफ्लो इंक्रीज़ होगा, यानी कि इसकी वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी। ठीक है, सो ये चीज़ हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड की। और एक चीज़ हमने अंडरस्टैंड की कि मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में इफ़ेक्ट नहीं हो रहा किसके ऊपर, नेट कैपिटल आउटफ्लो के ऊपर, किसका, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट का, सॉरी रियल एक्सचेंज रेट का। जो रियल एक्सचेंज रेट है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा नेट कैपिटल आउटफ्लो के ऊपर, लेकिन इंटरेस्ट रेट इसको इफेक्ट करता है और एक्सचेंज रेट इसको इफेक्ट नहीं करता। एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो या कम हो, इसका कोई फ़र्क नहीं होता नेट कैपिटल आउटफ्लो पे। क्यों? क्योंकि नेट कैपिटल आउटफ्लो यहाँ पे सप्लाई ऑफ डॉलर को शो कर रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी हमने नोटिस करनी है कि जो मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है, यहाँ पे हम सप्लाई एंड डिमांड ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, डॉलर्स की जो डिमांड एंड सप्लाई है उसकी बात हो रही है, और वो सप्लाई आ कहाँ से रही है, नेट कैपिटल आउटफ्लो से, और डिमांड कहाँ से आ रही है, नेट एक्सपोर्ट से। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई किसकी, डॉलर की। और अगर हमें याद है, हमने बात की कि मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स में हम लोग डिमांड एंड सप्लाई किसकी बात करते हैं, लोनेबल फंड्स की। और वो लोनेबल फंड्स कहाँ से आते हैं, सप्लाई नेशनल सेविंग से आती है, और डिमांड कहाँ से आती है, इन्वेस्टमेंट से, नेट कैपिटल आउटफ्लो से। ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में हम लोग करेंसी की बात कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ डॉलर की। वेयर एज इन मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स में हम लोग सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जो रियल एक्सचेंज रेट है वो सप्लाई ऑफ डॉलर को क्यों नहीं इफेक्ट कर रहा, क्योंकि सप्लाई ऑफ डॉलर जो है वो इफेक्ट होता है इंटरेस्ट रेट से, रियल इंटरेस्ट रेट से, रियल एक्सचेंज रेट से इफेक्ट नहीं होता। और रियल एक्सचेंज रेट की अगर बात करें तो रियल एक्सचेंज रेट जो है वो बैलेंस कर रहा है सप्लाई एंड डिमांड को मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड जो आ रही है हमारे पास, उसको ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की मार्केट में जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेके आ रहा है, इक्विलिब्रियम रियल एक्सचेंज रेट या रियल एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पे जब हम बात करें रियल एक्सचेंज रेट की, तो रियल एक्सचेंज रेट जब हाई होगा तो रियल एक्सचेंज रेट के हाई होने से यूएस के गुड्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू फॉरेन गुड्स। क्योंकि रियल एक्सचेंज रेट में हमने बात की थी, हम लोग बात ही गुड्स की करते हैं, तो जब रियल एक्सचेंज रेट ज़्यादा है मीन्स अप्रिशिएट हो रहा है, इट मीन्स कि यूएस के गुड्स मोर एक्सपेंसिव हो रहे हैं। ठीक है, यूएस के गुड्स जब मोर एक्सपेंसिव होंगे तो लोग कम खरीदेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगी और फॉरेन जो एसेट्स है वो ज़्यादा परचेज होना शुरू हो जाएंगे, मीन्स फॉरेन गुड्स वो चीपर हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू यूएसए के गुड्स। सो इस तरह से क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो फॉल कर जाएगी, और नेट एक्सपोर्ट्स जब फॉल कर जाएगी इससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर डॉलर्स। ठीक है, सो रियल एक्सचेंज रेट का इफेक्ट किस पे आएगा, डिमांड ऑफ द डॉलर। यहाँ पे देखिए, अगर रियल एक्सचेंज रेट जो है वो हाई है, इस पॉइंट पे है, यहाँ पे हाई है, तो वो यहाँ जाके ये डिमांड को क्या कर देगा, कम कर देगा। यहाँ पे डिमांड आएगी, अगर कम है फॉर एग्जांपल यहाँ पे है रियल एक्सचेंज रेट, तो वो यहाँ पे अगर हम टच करें तो यहाँ पे डिमांड आ रही है, मीन इस तरफ को ज़्यादा होती है ना, तो बढ़ी हुई होगी, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी अगर रियल एक्सचेंज रेट कम होगा, और अगर रियल एक्सचेंज रेट ज़्यादा है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। यही चीज़ हमने पढ़ी थी इंटरेस्ट रेट के मामले में। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है तो उसका इफेक्ट किस पे होता है, नेट कैपिटल आउटफ्लो पे। अब रियल एक्सचेंज रेट का इफेक्ट किस पे हो रहा है, डिमांड पे, यानी कि अल्टीमेटली नेट एक्सपोर्ट्स पे। ठीक है, इससे आगे मजीद हमने बात करनी है इक्विलिब्रियम इन द ओपन इकोनॉमी। इक्विलिब्रियम कब होगा, जैसे हमने बात की मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स में इक्विलिब्रियम होता है जब सेविंग्स या सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड आ जाती है, ये डिमांड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और मार्केट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में हमने बात की सप्लाई यानी कि नेट कैपिटल आउटफ्लो इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट्स जब आ जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम डिनोट कर रहा है। अब ये दो अलग अलग मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों मार्केट्स में आप देखें कि नेट कैपिटल आउटफ्लो जो है वो एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है। इधर भी नेट कैपिटल आउटफ्लो एज अ डिमांड यूज़ हो रहा है और इधर भी नेट कैपिटल आउटफ्लो एज अ सप्लाई यूज़ हो रहा है। यहाँ पे भी नेट कैपिटल आउटफ्लो यूज़ हो रहा है लेकिन एज अ सप्लाई। तो दोनों में एक लिंक जो है वो किसके थ्रू बन रहा है, नेट कैपिटल आउटफ्लो के थ्रू। So we can say that net capital outflow provides link between market for loanable funds and market for foreign currency exchange। इन दोनों मार्केट्स में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि ये दोनों का साझा वेरिएबल है।
अब मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स की बात करें तो मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स में सप्लाई आती है हमारे पास नेशनल सेविंग से और डिमांड हमारे पास आती है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से और नेट कैपिटल आउटफ्लो से। और रियल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो इन दोनों की सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की मार्केट की, वहाँ पे सप्लाई आती है हमारे पास नेट कैपिटल आउटफ्लो से और डिमांड हमारे पास आती है नेट एक्सपोर्ट से। ये हम पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। एंड रियल एक्सचेंज रेट हमें क्या करता है, बैलेंस करता है सप्लाई और डिमांड को जो यहाँ से आ रही होती है। सो नेट कैपिटल आउटफ्लो इज द वेरिएबल दैट लिंक्स these two markets and these markets for loanable funds and the market for foreign currency exchange। इसमें क्या